नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जीके के उन सवालों को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। इन सवालों को हम पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। हर सेक्शन से सवाल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आपका एक मिक्स प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे लग जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाता है। ये हमारी इस सीरीज़ की 265वीं क्लास है। अगर आपने इसकी हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये कहता है आर्टिकल 20। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 20 है, यह दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसके अंदर 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं आरोपियों को या उन पे आरोप साबित होने को लेकर के। तो अगर कोई आरोपी है तो उसके संरक्षण किस में बताए गए हैं? आर्टिकल 20 में बताए गए हैं। आर्टिकल 20 का जो पहला खंड है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया जो उस समय लागू था। ऐसा नहीं कि उसके अपराध करने के बाद कोई दूसरा कानून बना हो और उसके तहत उसे सजा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। पहला ये संरक्षण है उसके लिए। 20 के दूसरे के तहत ये संरक्षण है कि एक अपराध के लिए एक अपराधी को एक ही बार सजा दी जाएगी, एक से ज्यादा बार सजा एक ही अपराध के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है। और तीसरा संरक्षण यह है कि उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तो अगर पूछेगा कौन से आर्टिकल में है तो 20, और अगर और डीप में सवाल बन जाएगा तो 20 के तीसरे पार्ट में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ वो किन देशों के बीच होते हैं उसको लेकर है। वरुण नौसेना, जो वरुण नौसेना अभ्यास है, ये किस किस के बीच होता है? ये भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। ठीक है। जो वरुणा एक्सरसाइज है, यह नौसेना का एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें भारत और फ्रांस की नौसेना यहाँ पे युद्ध अभ्यास करती हैं। ठीक है। दूसरा है धर्म गार्डियन, या धर्म गार्जियन भी इसको कहते हैं। भारत और जापान की सेनाओं के बीच होने वाला ये सैन्य अभ्यास है, तो यहाँ पर ये भी सही है। एक्विवेरन की बात करें, ये भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये भी सही है आपका। एक्विवेरन जो है होता है बेसिकली मालदीव की एक भाषा है जिसे कहते हैं दिवेही। कई बार भाषाओं को लेकर के भी सवाल बन जाता है। दिवेही भाषा मालदीव में चलती है और इस भाषा में एक्विवेरन का मतलब होता है मित्र। तो मित्र ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मालदीव के मध्य में होती है। साइक्लोन की बात करें तो ये भारत और मिस्र के मध्य में होती है, तो ये भी आपका सही है। मिस्र यानी कि इजिप्ट। पूछा है कौन कौन से यहाँ पे सुमेलित आपने करने थे, तो पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3, चौथे का 4। 1, 2, 3, 4 आपका उत्तर है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं फ्रांस और भारत के बीच में भी होती हैं, जो जैसे एक होती है शक्ति जो थल सेना के मध्य में होती है। जैसे वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना का है, ऐसे ही शक्ति भारत और फ्रांस की थल सेना का है। एक है गरुड़, ये भारत और फ्रांस की वायु सेना का युद्ध अभ्यास है। ठीक है। जापान के साथ हमने देखा कि धर्म गार्डियन होता है। इसके अलावा एक और है जिमेक्स, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी जापान के साथ है। और एक एक्सरसाइज नेपाल के साथ भी होती है जो पेपर में कई बार आई है, सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है। अगला, जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। जो जोजिला दर्रा है यह किसके मध्य में पड़ता है? जोजिला दर्रा हमारा जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यानी श्रीनगर को यह लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है। इसको जोजिला दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्न प्रकार के उद्योगों और मिलों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी भारत के जो प्रमुख उद्योग रहे हैं वो कब कब स्थापित हुए उनको आपने लगाना है
जैसे पहला कपास उद्योग कब लगा, पहला जूट उद्योग कब लगा, पहली कागज़ मिल कहाँ पर लगी, कब लगी। कई बार ये सवाल अलग अलग आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कब स्थापित हुई, या भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ पर स्थापित हुई। ये सारे अलग अलग आते हैं। एक एग्जाम में वो अलग अलग सवाल एक ही सवाल में आ गया कि आप इनको अरेंज करिए। अरेंज आप तब करेंगे जब आपको पता होगा कौन सा उद्योग कब लगा। हमने इंडियन ज्योग्राफी में जब भारत के उद्योगों की बात करी तो उसमें डिटेल से जाना था। भारत का जो पहली कपास मिल है, देखिए एक चीज़ को यहाँ पे नोट करना, इन सभी में सबसे पहले स्थापित होता है कागज़ मिल। कागज़ मिल को 1812 में स्थापित किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। ठीक है, जो सफल वाली कागज़ मिल रही भारत की वो 1867 में बनी। ठीक है, अब सबसे पहले कागज़ मिल है लेकिन वो असफल है। अगर हम असफल को गिनते या विकल्प अगर असफल को भी गिनते तो 3 से शुरू होना था, तो 3 से तो कोई भी शुरू नहीं है, यानी असफल कारखानों को आपने हटा देना है। हर उद्योग के पहले पहले सफल कारखाने को आपने गिनना है। ठीक है, तो इसका मकसद ये था बताने का कि आइंदा आपसे जब सवाल पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि पहला प्रयास कब किया गया था, तब आप बताएंगे 1812, लेकिन पूछेगा पहला कागज़ उद्योग या पहली कागज़ मिल कब लगी या सफल वाली कब लगी, तब 1867। अब आपने क्या करना है, केवल जो सफल वाले हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो भारत की पहली कपास मिल 1854 में बंबई में स्थापित होती है कवास जी डावर के द्वारा। ऐसा नहीं है कपास मिल पहले प्रयास नहीं किया गया था, 1818 में प्रयास हुआ था लेकिन वो असफल रहा। हमने अभी देखा असफल वाले नहीं पूछा है। तो भारत की पहली कपास मिल 1854 में कहाँ पर लगी, बंबई में लगी कवास जी डावर के द्वारा। भारत की पहली जूट मिल ये कब लगी, ये लगती है 1855 के अंदर। जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा इसे बंगाल में रिशरा नामक जगह पर स्थापित किया गया था। कई बार ये जगह का नाम पूछा गया है, तो रिशरा नामक जगह है बंगाल के अंदर। कुछ जगहों पर रिशड़ा भी लिखा गया, कुछ जगहों पे रिशरा। 1855 में बनी। पहली कागज़ मिल की बात करें तो भारत की पहली कागज़ मिल के बारे में मैंने आपको कहा कि 12 में प्रयास जरूर हुआ था। बंगाल के श्री रामपुर में इसकी स्थापना होती है, लेकिन वो असफल होती है। इसको पहली सफल के रूप में 1867 में बंगाल के बाली नामक जगह पर शुरू किया गया था। ठीक है, और पहला इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो भारत का जो पहला इस्पात संयंत्र माना जाता है वह पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक जगह पर स्थापित होता है 1874 में। तो ये भारत के प्रमुख उद्योग हैं। तो आपका सही क्रम क्या बनेगा, पहली कपास मिल आएगी यानी कि 1 आएगा, उसके बाद हमारा जूट मिल आएगी यानी कि 2, फिर आएगा कागज़ मिल यानी कि 3 और फिर इस्पात यानी कि 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है। हमने इनके वर्षों को देखा, हमने इनकी लोकेशन को देखा। इसके अलावा आपसे सवाल आता है भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहां पर लगा। तो ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1876 में होती है, कानपुर में इसे स्थापित किया गया था। पूछेगा भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब लगा, तो ये 1904 में चेन्नई में लगा था। पूछेगा भारत में पहला उर्वरक उद्योग कब लगा, ये 1906 में लगा था, रानीपेट नामक जगह है, तमिलनाडु में पड़ती है। भारत का पहला एल्यूमिनियम उद्योग कब लगा, तो ये 1937 में लगा, बंगाल के अंदर। ठीक है, और जहाज रानी उद्योग सबसे पहले कहां पर लगा, 1941 में विशाखापट्टनम में लगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग भारत के। अगला, जनवरी 2025 को भारत विश्व का कौन सा देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। डॉकिंग प्रक्रिया मतलब 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना अंतरिक्ष में। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसको माना जाता है। अभी तक दुनिया के केवल 3 देशों के पास ये टेक्निक है, जिसमें रशिया है, अमेरिका है और चाइना है। और अब भारत उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके लिए भारत ने 2 उपग्रह यहाँ पे जो भेजे थे अंतरिक्ष में, एक का नाम दिया था चेजर और एक का नाम दिया था टारगेट। इन्हीं दोनों की डॉकिंग वहाँ पर करवाई गई। ठीक है, जनवरी 2025 में ये हुआ था। अगला, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी पैसा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमने कई बार बात करी है कि ये जो पैसा है इसका संबंध किससे है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है।
तो पैसा एक्ट जो है ये आरबीआई का नहीं है, पैसा एक्ट जो है ये पैसे से संबंधित नहीं है। पैसा एक्ट अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार को लेकर के है। ठीक है, तो पहली चीज ये आपने क्लियर करनी है। इसको लेकर के दो स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। तो ये जो पैसा अधिनियम है ये कब आया? ये आता है 1996 में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पे आया था? जब हमने इंडियन पॉलिटी कवर करी, पंचायती राज देखा, तो उसमें पढ़ा था भूरिया समिति। भूरिया समिति की सिफारिशों पर आया था पैसा एक्ट। ठीक है, तो कथन पहला वाला सही है। अधिनियम की धारा 4(1) या आई है यहाँ पे। ठीक है, धारा 4(I) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। क्या ये सही है? देखिए, पैसा अधिनियम के अंदर कई सारी धाराएं हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट धारा है जो कि है धारा नंबर 4। ठीक है, धारा नंबर 4 में क्या कहा गया है? धारा नंबर 4 में कहा गया है कि पैसा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें जिन जिन प्रावधानों के अनुसार लागू होगी, यानी जिन जिन बातों को आपको ध्यान रखना होगा तब वहां पर पंचायत बनेगी, वो बातें इस धारा 4 में बताई गई हैं। धारा 4 में ए से लेकर के ओ तक कई सारे प्रावधान हैं, जैसे 4(A) है, 4(B) है, ऐसे ही 4(I) है। और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने से पहले उस इलाके की जो पंचायत वहां पर बनेगी उसकी अनुमति आपको लेनी होगी। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे अभी तो धारा 4 की आई वाली पूछी गई आपसे, जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट है उसमें एक धारा 4(A) आती है। 4(A) कहता है कि जो कानून है वहां का, उस इलाके का, वो जनजातीय रीति रिवाजों के अनुरूप ही होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो 4 का D वाला पार्ट है, जो कहता है कि जो ग्राम सभा है वो उस जनजातीय इलाके की परंपराओं और उसके सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करेगी। और चौथा E आता है फिर कि कोई भी विकास योजना अगर आपको वहां पे लानी है तो ग्राम सभा की अनुमति आपको लेनी होगी। और ऐसे ही 4(I) आता है कि अगर विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की बात होती है तो भी परमिशन लेनी होगी। ठीक है, इसके अलावा 4(J) वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कहता है कि जो अगर आपको उस इलाके से खनिज निकालने हैं, छोटे खनिज, जैसे वहाँ से आपको रेत कलेक्ट करनी है, पत्थर कलेक्ट करने हैं, तो भी ग्राम सभा की अनुमति आपको लेनी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इस धारा के अंतर्गत। अभी आपसे केवल आई पूछा गया कि अगर आप कोई भी भूमि अधिग्रहण करते हैं तो अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसमें सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है हमारा, MPI हम जिसको कहते हैं, इसे 2010 में जो मानव विकास सूचकांक निकालती है, मानव विकास प्रतिवेदन यानी मानव विकास रिपोर्ट जो आती है, उसमें शामिल किया गया था। HDR हम इसको कहते हैं, इसका नाम HDR है, मानव विकास रिपोर्ट। इसके द्वारा जो सूचकांक आता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं, यानी HDI। ठीक है, तो इसमें इसको शामिल किया गया था। तो कौन सा सही होगा? मानव विकास रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ठीक है, कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। अब जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है UNDP और साथ में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ये दो मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। ठीक है, ये क्या मापता है? तो इसमें 3 आयाम मापे जाते हैं और उनके 10 संकेतक यानी इंडिकेटर मापे जाते हैं। पहला आयाम इसमें क्या है? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, पहला आयाम है इसके अंदर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर 2 इंडिकेटर मापे जाते हैं, पोषण की क्या स्थिति है उस देश में या उस क्षेत्र में, और दूसरा बाल मृत्यु दर। दूसरा आयाम है इसमें शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी 2 आयाम मापे जाते हैं, एक है स्कूली शिक्षा के वर्ष और दूसरा स्कूल में उपस्थिति, यानी स्कूल जाने की उम्र में कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। और दूसरा क्या था? पहला वाला क्या था? स्कूली शिक्षा के वर्ष, कितने बच्चों ने या उस देश के कितने बच्चों ने कम से कम 6 साल की शिक्षा पूरी करी है। तो इन 2 आयामों को इसमें मापा जाता है। टोटल कितने हो गए? 4 इंडिकेटर्स हो गए, आयाम हो गए 2। जो तीसरा आयाम है वो सबसे बड़ा है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर। और इस आयाम, ये तीसरा आयाम है, इसके 6 इंडिकेटर्स हैं। ये 6 इंडिकेटर्स में कौन कौन आते हैं?
पहला, खाने पकाने का ईंधन, यानी वहाँ पर किस प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल होता है, गोबर का, लकड़ी का, कोयले का या किसी और चीज़ का। तो पहला है यहाँ पे ईंधन। दूसरी है स्वच्छता, क्या वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है, उस देश के अंदर कितनी उपलब्धता है वो मापा जाता है इसमें, यानी स्वच्छता की बात होती है। तीसरा है पेयजल की उपलब्धता। चौथा है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। पांचवा है आवास और छठवां है संपत्ति, कि उनके पास, उस देश में कितने लोगों के पास अच्छी संपत्ति है, रेडियो हैं, अच्छे अच्छे जो डिवाइस हैं वो हैं, ये सब। तो 3 आयाम हैं, कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। उनके 10 इंडिकेटर्स हैं जो हमने देखे। शिक्षा में 2 हैं, स्वास्थ्य में 2 हैं और जीवन स्तर में 6 हैं। ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आता है। हमारे पास एक नेशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसे जारी करता है नीति आयोग। इस वाले में, ये जो हमारा वाला है, इसमें आयाम तो 3 ही हैं जो हमने देखे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इंडिकेटर्स इसमें 12 हैं। इसमें 2 इंडिकेटर्स को और जोड़ लिया जाता है। एक है कि प्रसव पूर्व देखभाल कितने लोगों को कैसी मिलती है, और दूसरा बैंक खाता। ये 2 को और जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो इंडिया वाले में 3 आयाम और 12 सूचकांक हैं, और इंटरनेशनल वाले में 3 आयाम और 10 इंडिकेटर्स या सूचक हैं। ठीक है। आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। 3 अवस्था दी गई हैं, उक्त अवस्थाओं को सही क्रम अनुसार लगाएं। अब ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए, जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है, वो बताती है कि कैसे देशों में जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो किस तरीके से बदलती रहती है, जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है। उसके 3 चरण होते हैं। तो उन चरणों को आपने क्रम वाइज लगाना है कि पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में क्या होता है। पहले बात करते हैं पहले चरण की। पहला चरण, जब देश थोड़ा पिछड़ा हुआ होता है, खेती पर ज़्यादा डिपेंड होता है, गरीबी ज़्यादा होती है, महामारी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तब क्या होता है, तब जन्म दर भी हाई होती है और मृत्यु दर भी हाई होती है। तो पहले चरण में क्या होगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और क्योंकि गरीबी है वहाँ पर, महामारी है वहाँ पर, तो ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है। तो पहला चरण ये है। दूसरा चरण होता है जब थोड़ी बहुत क्या होती है, देश विकास करना शुरू करता है। तो यहाँ पे जन्म दर अभी भी हाई है, लेकिन अब क्योंकि डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, शिक्षा थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, सफाई, चिकित्सा सुधार वहाँ पे हो रहे हैं, तो मृत्यु दर यहाँ पे कम होने लगती है। यानी जन्म दर अभी भी हाई है, लेकिन मृत्यु दर अब कंट्रोल में आ रही है। तो दूसरी चरण क्या होगा, हाई जन्म दर लेकिन लो मृत्यु दर। यानी पहले आएगा तीसरा वाला, उसके बाद आएगा पहला वाला। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में देश लगभग पूरी तरह विकसित हो जाता है, पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो जाता है देश का, लोग शिक्षित हो जाते हैं, परिवार नियोजन अपनाने लगते हैं, जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षित हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, जन्म दर कम हो जाएगी और अब टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई है, इलाज अच्छा मिल रहा है, तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। तो तीसरी चरण में ये अवस्था बनती है, जो कि यहाँ पर है नंबर 2 पर। तो सही क्रम हमारा बना 3, 1, 2। शुरुआत में दोनों ऊपर रहेंगे, उसके बाद जन्म दर ऊपर रहेगी, फिर मृत्यु दर नीचे आ जाएगी और तीसरे चरण में दोनों नीचे आ जाएंगे। ये है विकास के साथ साथ जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। तो 3, 1, 2 ये हमारा विकल्प बना, 3, 1, 2 हमारा यहाँ पर है। ठीक है। भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243, पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है यह आर्टिकल। इसी आर्टिकल के अंदर एक पार्ट आता है 243 का बी वाला पार्ट या 243 का ख वाला पार्ट। इसमें कहा गया है कि हर राज्य में जो पंचायत बनेगी, पंचायत व्यवस्था होगी, वो 3 स्तर पे होगी, त्रिस्तरीय होगी। सबसे नीचे होगा गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत और फिर जिला स्तर पे जिला पंचायत।
इसी वाले आर्टिकल में ये बात कही गई है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उन राज्यों में ये बीच वाला जो ब्लॉक बनता है, ब्लॉक लेवल पे जो बनता है क्षेत्र पंचायत, ये बनाना अनिवार्य नहीं है। आप चाहो तो ना बनाओ, तब वहां पर आप केवल 2 स्तरीय रख लो, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो ये तो सही है आपका। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने का पात्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, वोटिंग की उम्र होती है 18, लेकिन लड़ने की उम्र होती है 25। लेकिन पंचायत चुनाव में वोटिंग की उम्र तो 18 है, लेकिन लड़ने की चुनाव होती है 21। तो ये आपका सही है, ठीक है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते, क्या ये सही है? ये आपका गलत है। पंचायत से संबंधित जो प्रावधान हैं वो हमारे सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल है इसको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 243 का एल वाला पार्ट। इसमें भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह निर्देश दे सकता है कि ये प्रावधान पंचायतों को वाले किस केंद्र शासित प्रदेश में और किस रूप में लागू होंगे। यानी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कहां कहां पे इनको लागू करना, किस किस रूप में करना। अगर संशोधन करके करना है तो राष्ट्रपति करवा सकता है, यानी ये लागू होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वर्तमान में दिल्ली जो है यहां पर यह है लागू नहीं होता, दिल्ली में पंचायत नहीं होती, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल जो पंचायतों को लेकर पूछे जाते हैं, जो हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची है वहां पर ये जो प्रावधान है पंचायतों के लागू नहीं होते, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कब से गिना जाता है? उनकी पहली बैठक से गिना जाता है, ठीक है। तो यहां पर तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा आपके सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित विचारों पर, यहां पर कथनों पर विचार करना है, सही वाले को चुनना है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक होते हैं या जो धन विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में पहले लाना होता है। बाकी कोई भी विधेयक हो, चाहे वो सामान्य विधेयक हो चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक कोई भी व्यक्ति ला सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल मंत्री ही लाएंगे। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं यानी जो निजी सदस्य होते हैं, निजी सदस्य कौन होते हैं? जो सरकार में शामिल नहीं है, जो मंत्री नहीं है। उसके अलावा सभी के सभी क्या हैं? निजी सदस्य, चाहे वो सरकार वाले हों यानी सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। अगर वो मंत्री है तो वो सरकारी सदस्य, नहीं है तो निजी सदस्य, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक कोई भी ला सकता है, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी, ठीक है। दूसरा, इसके लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यह आपका बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है, ठीक है। और 2/3 बहुमत कैसा? उस समय जो उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्य हैं उनको लेकर के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सदन है, उसके अंदर टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 100, ठीक है। 100 का ये तो कुल संख्या है, 100 का 2/3 कितना हो गया? लगभग 66 सदस्य आपको चाहिए। मान लीजिए जिस दिन संविधान संशोधन विधेयक आया है उस दिन कितने सदस्य आए हैं? मात्र 60 सदस्य आए हैं। तो 60 आए हैं यानी इतने उपस्थित हैं, तो इसका आपको 2/3 लेना होगा, यानी 40 लोगों ने अगर समर्थन कर दिया तो आपका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 नहीं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा, सभी संविधान संशोधन विधेयक कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनिवार्य रूप से अनुसमर्थित होने चाहिए, क्या ये सही है? ये वाला गलत है। देखिए, संविधान संशोधनों में राज्यों की भी अनुमति होनी चाहिए, लेकिन वो केवल उन संविधान संशोधनों के लिए है जो भारत के संघीय ढांचे से संबंधित है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर उससे संबंधित कोई संशोधन होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य और केंद्र मिलकर चुनाव करते हैं, वहां पे राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका होती है। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के कुछ अगर संशोधन होता है, हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्य दोनों के इंटरेस्ट हैं उसमें। अगर ऐसे किसी विषय पर संशोधन होता है तो
तो 50% से ज़्यादा राज्यों का समर्थन आपको चाहिए। बाकी के जो दूसरे संशोधन होते हैं संविधान के, जिसमें राज्यों का उतना रोल नहीं है, उसमें आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर लिखा है सभी, तो इस वजह से ये वाला गलत है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है। बोवर पांडुलिपि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विषय के मूल्यवान स्रोत के रूप में जानी जाती है? बोवर पांडुलिपि का संबंध किससे है, आपने ये बताना है। यह पांडुलिपि मुख्य रूप से आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है, यानी यह चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये जो बोवर पांडुलिपि है, इसे गुप्त काल का माना जाता है कि गुप्त काल में ये विकसित हुई थी या गुप्त काल में ये बनी और गुप्त काल में इसको लिखा गया। इसकी लिपि ब्रह्म लिपि मानी जाती है। ठीक है। प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान का जो स्तर था उस समय, उसको समझने में ये मदद करती है। इस पांडुलिपि की जो खोज होती है, एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था हैमिल्टन बोवर, उसके नाम पर इसको बोवर पांडुलिपि कहते हैं क्योंकि उसी ने इसे खोजा था। 1890 में इसकी खोज होती है, चीन में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। यानी इसके जो पांडुलिपि मिली थी, बेसिकली जो भोजपत्र होते हैं या भोजपत्र होते हैं, उनके ऊपर ये पांडुलिपि लिखी हुई थी। चाइना से ये प्राप्त हुई इस व्यक्ति को, इसी के नाम पर इसे बोवर पांडुलिपि कहते हैं। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पिछले ही वर्ष सितंबर 2025 में भारत का जो पांडुलिपि मिशन चल रहा था, जिसमें भारत सरकार ने कहा था कि जितनी भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं, भारत सरकार उनको संरक्षित रखने का काम करेगी। उस पांडुलिपि मिशन का नाम बदला गया, ज्ञान भारतम मिशन उसे किया गया। और जब वहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने इस लिपि का, बोवर पांडुलिपि का वहां पर खुद उल्लेख किया था। उसमें उन्होंने इस पांडुलिपि के बारे में कहा कि पुराने टाइम की जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, उसको समझने में हमें कौन मदद करती है? बोवर पांडुलिपि। तो सवाल वहां से इंपॉर्टेंट हो गया कि यह जो बोवर पांडुलिपि है किससे संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। कुछ और इंपॉर्टेंट पांडुलिपियां हैं जो पूछी जा सकती हैं, जैसे एक होती है बकशाली पांडुलिपि। ये किससे संबंधित है? बकशाली पांडुलिपि जो है ये गणित से संबंधित है। ठीक है। 0 के सबसे पुराने लिखित प्रमाणों में से इसे एक माना जाता है। ठीक है। एक और है स्पिट्जर पांडुलिपि। इस स्पिट्जर पांडुलिपि दर्शन शास्त्र, फिलोसफी से संबंधित है। ठीक है। एक है गिलगित पांडुलिपि, ये बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पांडुलिपियां जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोवर। ठीक है। किन 2 नवपाषाण काल युगीन स्थलों में विस्तीर्ण गर्त निवास पहचाने गए हैं? ये सवाल मैंने आपको कई बार बताया है कि गर्त निवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। गर्त निवास यानी गड्ढे करके घर वहां पर बनाए गए गड्ढों में। तो गर्त निवास के साक्ष्य जो हमें मिले, एक फेमस स्थल है इसका बुर्जहोम, कश्मीर में पड़ता है। अब यहाँ पर बुर्जहोम के साथ उसने एक और नाम पूछ लिया। क्वेश्चन वही है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि गर्त निवास के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे कि इसका आंसर होगा बुर्जहोम और गुफर कराल। ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे नवपाषाण काल के स्थल हैं। जो बुर्जहोम है ये कश्मीर में स्थित है। यहाँ के जो लोग थे जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर रहते थे ठंड से बचने के लिए। ठीक है। ऐसा ही गुफ कराल है, ये कश्मीर के पुलवामा जिले में पड़ता है, कश्मीर में ये पड़ता है। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ पर भी गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट जो नवपाषाण स्थल है इनकी बात करें तो फिकी, लिहाल और मास्की, ये क्या हैं? ये दोनों कर्नाटक में पड़ते हैं और यहां से हमें राख के टीले मिले हैं। तो राख के टीलों के लिए फेमस कौन है? पिक, लिहाल और मास्की। कहां है? कर्नाटक। चिरांद की बात करें, चिरांद जो है ये बिहार में पड़ता है। भारी मात्रा में हड्डी से बने औजार हमें यहां से मिले हैं, खासकर हिरण या जो बारहसिंगे हैं इनके सिंगों के हथियार। ठीक है। हुल्लूर की बात करें, हुल्लूर कर्नाटक में पड़ता है। यहां से हमें रागी की खेती के प्रमाण मिलते हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है। निम्न में से कौन से देश वर्ष 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के संस्थापक सदस्य हैं? सार्क के संस्थापक सदस्यों में से कितने देश थे इसके संस्थापक सदस्य? 7। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 8। 8वां सदस्य कब बना? 2007 में बना। कौन बना? अफगानिस्तान बना। यहां पर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का नाम है, ये बना 2007 में। तो ये तो संस्थापक नहीं हुआ। भारत, नेपाल, मालदीव इसका आंसर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
सार्क की बात करते हैं, सार्क जो है 1985 में बना था, 8 दिसंबर 1985 को इसे बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो काठमांडू में है, नेपाल के अंदर है। 8 सदस्य इसमें शामिल है वर्तमान में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये संस्थापक हैं। और 8वां है अफगानिस्तान। ठीक है, अगला, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के भी कई बार सवाल हमने देखे एग्जाम में। प्रयाग प्रशस्ति यहाँ समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इसमें समुद्रगुप्त के जो गुप्त वंश के राजा थे, उनकी अभियानों का, उनकी नीतियों का, उनके व्यक्तित्व का इसमें वर्णन किया गया, उनके तारीफें, उनकी प्रशंसाएं की गई हैं। ठीक है, कविराज कहा गया है उनके लिए। ठीक है, इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है, ये वाला गलत है। जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ना कि प्राकृत। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। क्या ये सही है? ये वाला भी सही है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग प्रशस्ति लेख कहते हैं, दोनों एक ही हैं। तो ऑप्शन सी वाला भी आपका सही है। इसकी रचना हरिसेन ने करी थी, ये भी सही है। समुद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे और इसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा इस प्रशस्ति लेख को लिखा गया। ठीक है, तो केवल बी वाला आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसको लेकर अगर हम और बात करें, ये जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसको मूल रूप से किसने बनाया था? कौशाम्बी में अशोक ने बनाया था। बाद में इस पे समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, वे उनकी प्रशस्तियां लिखते हैं इसी के ऊपर, और बाद में इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद ले जाता है, प्रयागराज ले जाता है कौन? अकबर। ठीक है, इस स्तंभ लेख पर अशोक का लेख मिलता है, समुद्रगुप्त ने भी इस पे अंकित करवाए, बीरबल ने भी करवाया कुछ इसमें अंकित, और जहांगीर ने भी। ठीक है, तो इन सबके लेख इसमें मिलते हैं। एक और सवाल यहाँ पे याद कर लीजिए, हरिसेन हमने देखा कि ये उनके दरबारी कवि थे, एक इंपॉर्टेंट पद पे भी थे। ये समुद्रगुप्त के एक दरबार में महादंडनायक के पद पर थे, कुछ जगहों पर ये भी वर्णन मिलता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, यानी मुख्य न्यायाधीश थे ये उस समय। ठीक है, तुहात उल मुहाविदीन यानी अ गिफ्ट टू मोनोथाइस्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए, तुफत उल मुवाहिदीन यानी अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यह जो पुस्तक है इसे लिखा है राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई, वो इस पुस्तक को माना जाता है 1803-4 के आसपास ये प्रकाशित होती है इनकी पहली पुस्तक। यह जो पुस्तक है फारसी भाषा में लिखी गई है, और इसकी जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, वो अरबी भाषा में लिखा गया है। 2-3 पॉइंट तो ये हो गए। इस किताब का जो शीर्षक है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है, अर्थ है। ठीक है, इस पुस्तक में बेसिकली इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और इस बात पर जोर दिया है कि सभी धर्मों का मूल आधार एक ही ईश्वर की पूजा करना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इनको ये जो राजा की उपाधि थी, इसे किसने दिया था? तो मुगल शासक अकबर द सेकंड यानी जो अकबर द्वितीय था, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इन्होंने कई सारे पत्रकार जो पत्र है वो भी शुरू किए थे, जैसे संवाद कौमुदी बंगाली में इन्होंने निकाला, मिरात उल अखबार फारसी में इन्होंने निकाला, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अगला, सल्तनत कालीन अधिकारियों और उनके कार्य से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सल्तनत काल के अधिकारियों के बारे में, उनके विभागों के प्रमुख के बारे में हमने जब मध्यकालीन हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत को डिटेल में पढ़ा, उनकी मास्टर वीडियो भी बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप और ज़्यादा डीप में देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल से बात करी थी कि कौन सा अधिकारी किसके लिए होता था और किस विभाग का प्रमुख होता था। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही सुमेलित है। थोड़ा सा करेक्शन करना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपने ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। सद्र उस सुदूर धार्मिक अनुदान विभाग का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही है। जो सद्र उस सुदूर होता था धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। दबीर एक खास, क्या ये शाही अंगरक्षकों का प्रमुख होता था? ये वाला आपका गलत होगा।
जो दबीर एक खास होता था, यह शाही सचिवालय जो होता था, यानी जो उनका सेक्रेटरीट होता था, उसका प्रमुख होता था, ठीक है, ना कि अंगरक्षकों का प्रमुख। अंगरक्षकों का जो प्रमुख होता था उसे सर ए जहांदार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बरीद, इसे सूचना विभाग का प्रमुख, तो ये सही है, जो बरीद होता था वो सूचना विभाग का प्रमुख होता था या गुप्तचर विभाग का। और अर्ज ए मुमालिक यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ये वाला भी आपका सही होगा। बेसिकली आरिज ए मुमालिक इसका पूरा नाम था, या अर्ज ए मुमालिक भी इसको लिख लेते हैं या आरिज ए मुमालिक लिख लेते हैं, और यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो पहला, तीसरा, चौथा सुमेलित है, ये वाला नहीं है, यही आपको बताना था। 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP31 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जो हमारा ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 31वां, यानी आप देखते हैं कई बार पूछा जाता है COP30 कहाँ हुआ, COP31 कहाँ पे हुआ, COP29 कहाँ पे हुआ। ऐसे ही अब जो होना है अगला वो COP31 है, यूनाइटेड नेशन का। ये 31वां संस्करण है जो कि अंतोलिया में होगा, तुर्की के अंदर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नवंबर 2026 में इसका आयोजन होना है तुर्की में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कई बार वो पुराने भी पूछ लेता है या मिलान करने को दे देता है। तो COP28 जो था ये दुबई में हुआ था 2023 में। जो 29 है वो अजरबैजान के बाकू में हुआ था, COP29 2024 में। और जो COP30 था यानी पिछला वाला, वो ब्राज़ील के बेलम नामक जगह पे हुआ था 2025 में। अब COP31 होना है तुर्की के अंतोलिया में, इसने होना है। अंतोलिया या अंतालिया इसको लिखते हैं, यहां पर होना है, ठीक है। भारत में प्रस्तावित है COP33 जो कि 2028 में प्रस्तावित है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, प्रस्तावित है। अगला, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? तो देखिए, भारत में पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो गुजरात से लेकर के असम तक जाता है, किस किस को जोड़ता है? तो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है, इसी को कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। अब यह जो गलियारा है गुजरात से शुरू होता है और असम के सिलचर तक जाता है। पोरबंदर से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ सिलचर तक जाता है। लगभग 3300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर पड़ते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर या नगर इसके रास्ते में नहीं पड़ता। गुजरात से शुरू होता है, इसके बाद राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट शहर है कोटा, इस पर पड़ता है। मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट शहर है शिवपुरी, इस पर पड़ता है। यूपी का एक इंपॉर्टेंट है झांसी, ये भी इस पर है। झांसी सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। इसके बाद बिहार में मुजफ्फरनगर और पूर्णिया इस पर पड़ते हैं। बंगाल का सिलीगुड़ी इसी पर है। असम का गुवाहाटी और इसी पर है। तो कोटा हो गया, गुवाहाटी हो गया, प्रयागराज, झांसी प्रयागराज दोनों में ये पड़ता है, ठीक है। तो प्रयागराज है, गोरखपुर इसमें शामिल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट शहरों के नाम लिख लीजिए, क्योंकि अब ऐसे सवाल बनने लगे। अभी तक खाली ये पूछा जाता था कि पूर्व से पश्चिम वाला जो गलियारा है किस किस को जोड़ता है। तो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। लंबाई कितनी है, लंबाई पूछता था तो 3300 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट शहरों के नाम याद कर लीजिए, गुजरात से पोरबंदर और राजकोट, ये 2 शहर हैं। राजस्थान से कोटा, मध्य प्रदेश से शिवपुरी, यूपी से झांसी और प्रयागराज, बिहार से मुजफ्फरनगर और पूर्णिया, बंगाल से सिलीगुड़ी, असम से गुवाहाटी और सिलचर, ठीक है। अब यह है पूर्व से पश्चिम गलियारा। हमारे पास एक गलियारा और है, उत्तर से दक्षिण गलियारा, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर और जम्मू इसमें शामिल हैं। पंजाब से पठानकोट, जलंधर, लुधियाना है। हरियाणा से अंबाला, करनाल और दिल्ली से भी होकर ये गुजरता है। यूपी से मथुरा, आगरा और झांसी इसमें पड़ता है। झांसी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है जो पूर्व पश्चिम गलियारा है और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये दोनों दूसरे को कहां पे काटते हैं? झांसी में काटते हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर और लखनऊ पड़ता है। महाराष्ट्र से नागपुर है। तेलंगाना से हैदराबाद पड़ता है। आंध्र से कुर्नूल पड़ता है। कर्नाटक से बेंगलुरु और फिर तमिलनाडु में धर्मपुरी, सलेम, मदुरै और अंत में कन्याकुमारी, ठीक है। इस चौराहे का, इस जो पूरा कॉरिडोर है, इसका मिलन पॉइंट कहां पर है? झांसी में है। झांसी को भारत के गलियारों का चौराहा कहते हैं, ठीक है। कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है? तो किस इलाके में आपको कयाल देखने को मिलते हैं? कयाल क्या होते हैं? बेसिकली कयाल जो होते हैं खारे पानी की झील होती है, जिनको लेगून कहते हैं। बेसिकली जैसे ये समुद्र है आपका पूरा, तो इस समुद्र के पास एक छोटी सी झील का निर्माण होगा और किन्हीं वजहों से वह समुद्र से उसका संपर्क कट जाएगा। समुद्र के नज़दीक है लेकिन समुद्र के थोड़ा सा
अलग दूरी पर स्थित है, समुद्र से अलग हो चुका है। इन्हीं को लैगून झील कहते हैं, इन्हीं को कयाल कहते हैं। तो केरल के तटीय इलाकों में इन्हीं लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, कयाल कहा जाता है। केरल के तटों पे, केरल के तट पर कौन सा वाला समुद्री तट आता है? मालाबार तट आता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, जो केरल का तट है वो भारत के पश्चिमी तट में पड़ता है। हमने इंडियन ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से देखा था पूर्वी तट के बारे में, पश्चिमी तट के बारे में, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, इसके अलावा काठियावाड़ तट हो गया, बहुत सारे तटों के बारे में हमने जाना था। तो जो केरल वाला तट है वहीं पर ये जो लैगून झील होती हैं उनको लोकल लैंग्वेज में कयाल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में कृषि के विकास के लिए नहीं है? तो इनमें से कौन सी योजना है जो कृषि से जुड़ी नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नाम में ही किसान है तो जाहिर सी बात है यह किसानों से संबंधित है। जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए पेंशन योजना है ये वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें वे 60 वर्ष की उम्र के बाद उनको 3,000 रुपए तक पैसा दिया जाएगा। ठीक है, वो भी तब जब वे 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कुछ राशि जमा करनी होती है 40 साल तक, 60 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा पेंशन के रूप में। संशोधित ब्याज छूट योजना, ये क्या है? ये भी किसानों को सस्ता लोन देने के लिए शुरू की गई। ये भी किसानों से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी, ये स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं हमारे, यानी जो रेडी पटरी वाले होते हैं, फल सब्जी विक्रेता होते हैं, ठेली विक्रेता, ठेले वाले होते हैं, उनके लिए इसको शुरू किया गया था। उनको सस्ता लोन इसमें दिया जाता था, बिना गारंटी के उनको 10,000 से 80,000 तक का लोन इसमें मिलता था। ठीक है, तो ये वाली जो है ये स्ट्रीट वेंडर यानी जो फल सब्जी विक्रेता हैं, ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए है, किसानों के लिए नहीं। यही आपका उत्तर है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हमने भारत की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको भी कवर किया था कि अभी तक गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली हैं। हमने पुरानी योजनाओं की भी बात करी जिसमें ट्राइसम के बारे में हमने जाना, अलग अलग जो योजनाएं थी उन योजनाओं के बारे में हमने जाना, और फिर आधुनिक जो योजनाएं हैं उनको भी जाना था, जिसमें हमने मनरेगा के बारे में बात करी थी, जवाहर रोजगार योजना के बारे में, नेहरू रोजगार योजना के बारे में, क्या अंतर है दोनों में, वो सब हमने जाना था। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया, कोशिश करी सभी चीज़ों को इतने विस्तार से हम समझें कि आपको यहीं पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।